हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कल तक हमने मगध कल तक हमने वैदिक काल के बारे में पूरा पढ़ लिया था। संपूर्ण वैदिक काल को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था। आज के वीडियो में हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद हुए महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में देखेंगे कि किस तरह से कई सारे जन ने मिलकर जनपद का निर्माण किया और राष्ट्रीय भावना का, एक राष्ट्र की भावना का विकास हुआ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण मगध ने संपूर्ण उत्तर भारत का नेतृत्व किया। तो आज के सेशन में हम इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं आज के सेशन में। कल हमने जाना था कि किस तरह से उत्तर वैदिक काल में लोहे के आविष्कार से कृषि अवशेष में वृद्धि हुई, यानी कृषि काफी मात्रा में होने लगा, जिसके कारण व्यापार बढ़ा, नगरीकरण भी आरंभ हो गया था और इसके कारण समाज में एक क्रांति आ गई। कई सारे जन मिल के जनपदों का निर्माण होने लगा। इसी क्रम में पूरे उत्तर भारत सहित यानी पूरे भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ। वही जन सब मिल करके एक जनपद का निर्माण करते थे और उस समय पूरे भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का विकास हुआ। इसकी जानकारी हमें, इस 16 महाजनपद होने की जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध साहित्य है, बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है। ये प्रश्न आया हुआ है कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। और तमिल ग्रंथ में शिल्पाधिकारम में 3 महाजनपद के बारे में उल्लेख मिलता है, यानी 3 महत्वपूर्ण जनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है, यानी वत्स, मगध और अवंती, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, शक्तिशाली वाला जनपदों के बारे में। लेकिन बौद्ध और जैन साहित्यों में हमें 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिनमें सर्वाधिक शक्तिशाली वत्स, अवंती, मगध और कोसल हुआ करता था। ये 4 महाजनपद ऐसे थे जो इन 16 में सबसे अधिक शक्तिशाली थे और इन सभी में आपस में संघर्ष चल रहा था कि सभी का नेतृत्व कौन करेगा, कौन विजेता बन के उभरेगा। तो ये घटना कब की है? ये घटना 600 बीसी के आसपास की घटना है, जब 16 महाजनपदों का उल्लेख किया जाता है। यानी 16 महाजनपद जिसमें कौन कौन थे? तो 16 महाजनपद में ये संपूर्ण उत्तर भारत का ये जनपद थे। इतने सारे यानी 16 महाजनपदों का विकास होता है और आज के चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वो जनपद कौन कौन थे, उनमें जिन जनपदों का हमें उल्लेख मिलता है महाजनपदों का, उसमें मगध, अवंती, वजी, कोसल, काशी, अंग, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन, गांधार, कंबोज और अस्मक था। ये प्रमुख 16 महाजनपद थे, जिनमें सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली था वो मगध, अवंती, कोसल और काशी हुआ करता था। यानी ये जो थे, वत्स हुआ करते थे, यानी मगध, वत्स, अवंती और कोसल, यानी ये जो 4 थे सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद हुआ करते थे। और ये कहां कहां थे? तो मगध जो था, जो कि पूरब में था, मगध आधुनिक बिहार यानी पटना वाला क्षेत्र। फिर मगध में, पूरे बिहार में लगभग मगध वाले क्षेत्र में, उस इलाके में टोटल 3 थे, जिनमें वैशाली, अंग, मगध और मिथिला, ये 4 प्रमुख थे उस इलाके में। लेकिन मिथिला का उतना उल्लेख नहीं, मिथिला और अंग आदि का उल्लेख जो मिलता है वो उसी 16 महाजनपदों में आ जाता है। फिर कौन कौन थे?
मल्ल थे, काशी थे, वत्स थे, अवंती थे, यानी इस तरह से 16 महाजनपद था। और एक था गांधार जो कि आधुनिक अफगानिस्तान में पड़ता है, और एक वहीं पे कंबोज हुआ करता था। इतने सारे यानी 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। तो वो जो 16 के 16 महाजनपद थे उसमें अधिकतर जो थे वो राजतंत्र हुआ करते थे, यानी लगभग 15 महाजनपद जिनमें राजाओं का शासन हुआ करता था, यानी राजतंत्र था। और वैशाली एक ऐसा महाजनपद था जो कि एक गणतंत्र था। वैशाली एक गणराज्य हुआ करता था जो कि उस समय सबसे अधिक शक्तिशाली था, यानी ये मगध से भी अधिक बड़ा और शक्तिशाली था। पूरे महाजनपदों में ये सबसे अधिक शक्तिशाली था। तो ये आज की तरह गणतंत्र नहीं था, यानी जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि शासन करे, ऐसा नहीं था। उस समय का गणतंत्र जो हुआ करता था वो प्रत्येक इलाके के जो प्रमुख होते थे, प्रमुख व्यक्ति होते थे, यानी उसको उस क्षेत्र का राजा कहा जाता, वे सभी मिलकर शासन करते थे। इसीलिए उसको वैशाली को गणतंत्र बोला गया, जो कि विश्व का पहला गणतंत्र है। पूरे विश्व का पहला गणतंत्र होने का ख्याति प्राप्त है वैशाली को, यानी वैशाली लिच्छवी गणराज्य। इसमें जो थे, इसकी राजधानी वैशाली जो थी ये लिच्छवियों की राजधानी थी। इसमें लगभग 42,000 परिवार रहते थे, यानी 42,000 जो थे व्यक्ति मिलकर के एक वैशाली यानी लिच्छवी गणराज्य की नींव रखे थे। यह काफी समृद्ध और बड़ा शहर हुआ करता था। और ये व्यक्ति मिलकर एक राजा का चुनाव करते थे। ये आपस में बहुत सारे सामंत टाइप से बोल सकते हैं, बहुत सारे राजा मिलकर एक राजा का चुनाव करते थे जो इनका प्रमुख होता था, इसीलिए इसको गणतंत्र कहा गया। तो कई सारी परिस्थितियां आई और उसमें जो सबसे आगे उभर के आया बाद में वो हुआ मगध। मगध का ऐसा होने का बहुत सारा कारण है, यानी मगध ने संपूर्ण भारत का नेतृत्व किया, उसका कुछ कारण रहा होगा। तो उसके जो महत्वपूर्ण कारण थे वो कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहला, मगध जो था वो उत्तर भारत का एक विशाल तटवर्ती मैदान था। एक उत्तर पूर्वी भारत यानी पूरब और उत्तर के क्षेत्र में फैला हुआ गंगा के मैदान में बसा एक बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र था। और ये एक तरफ से गंगा नदी होने के कारण इसके व्यापार जो थे वो काफी समृद्ध हुए। और क्या कारण था? और ये तटवर्ती मैदान से ऊपरी निचली भागों के मध्य ये काफी सुरक्षित महसूस कर रहा था, यानी इसको सुरक्षा का पूरा प्रबंध था प्राकृतिक रूप से। दूसरा जो कारण था, 5 पहाड़ियों के मध्य ये स्थित था जो कि एक दुर्गम स्थान था, जिसके कारण शत्रुओं का यहां पहुंचना लगभग असंभव था, जो इनके विकास में सबसे बड़ा सहायक होता है, जिससे यहां पे कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। और गंगा नदी के कारण इनकी व्यापारिक सुविधा थी ही। और मगध की भूमि काफी उपजाऊ थी। गंगा नदी के मैदान में होने के कारण, गंगा, गंडक इत्यादि सोन के मैदान में होने के कारण ये भूमि काफी उपजाऊ भी थी। और इसका चौथा जो प्रमुख कारण था वो था आर्थिक दृष्टि से मगध काफी संपन्न हुआ करता था। उसका कारण था उसका उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ पे कृषि काफी मात्रा में होता था, जिसके कारण मगध आर्थिक रूप से संपन्न राज्य हुआ करता था। और मैदानी क्षेत्र होने के कारण और जंगलों की अधिकता के कारण यहाँ हाथी काफी मात्रा में थे, जो कि मगध के लिए सबसे बड़ी बेनिफिट सिद्ध हुई, यानी साम्राज्य के उत्कर्ष में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और यहाँ पे खादान नजदीक होने के कारण लोहे की, यानी झारखंड वाला क्षेत्र भी मगध साम्राज्य के एरिया में आ जाता था। इसके कारण क्या था, लोहे काफी सरलता से मिल जाती थी, जो मगध की शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। लोहा उस टाइम में काफी इंपॉर्टेंट था, जिसका शस्त्र बनाने में
और खेती करने में, कई सारी चीज़ों में उसका उपयोग हुआ करता था। इससे जंगल साफ करने में आसानी होती थी, जिसके कारण कृषि भूमि को बढ़ाया जा सकता था। ये सारे इंपॉर्टेंट कारण थे जिसके कारण मगध साम्राज्य का उदय हो सका। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि मगध साम्राज्य के उदय के प्राकृतिक कारण क्या थे, तो आप बता सकते हैं, सबसे पहले वो पंच पहाड़ियों से घिरे होने के कारण सुरक्षा की, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था अच्छी थी, जिसके कारण, और गंगा नदी के मैदान में होने के कारण कृषि अधिशेष उत्पन्न होता था, कृषि काफ़ी मात्रा में होता था, जिसके कारण मगध की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। तीसरा कारण, हाथी की अधिकता, मैदानी क्षेत्र में होने के कारण हाथी काफ़ी मात्रा में थे, जो उनके उत्थान में एक महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होती है। फिर लोहे की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, जो कि कृषि और मैदानी क्षेत्र को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा, गंगा नदी होने के कारण व्यापार में सुगमता थी। ये सारे कारण प्राकृतिक कारण थे जिसने मगध के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके और भी कई कारण थे। उसका सबसे बड़ा कारण था, मगध को एक अच्छा नेतृत्व मिला। संसाधन का हम तभी समुचित उपयोग कर पाते हैं जब उसका दोहन करने वाला अच्छा हो, उसका अत्यधिक से अत्यधिक सफल उपयोग कर सके। तो संसाधन तो था ही मगध के पास, और उसको एक अच्छा नेतृत्व भी मिला। ऐसे ऐसे शासक आए जिन्होंने मगध को काफ़ी विकसित किया, काफ़ी समृद्ध बनाया। इसके सबसे बड़े कारण जो थे, उनमें मगध के शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सबसे पहले बात करें तो मगध साम्राज्य जो थे, वो बिंबिसार के वैवाहिक संबंध, बिंबिसार जो थे मगध साम्राज्य के एक राजा हुआ करते थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। उन्होंने मित्रता का संबंध, शादी, एक राज्य की दूसरी राजकुमारियों से शादी के कारण अपना जो था मैरिज डिप्लोमेसी, यानी कई तरह की डिप्लोमेसी के कारण उन्होंने मगध को एक समृद्ध और एक मजबूत राष्ट्र बनाया। उसके बाद आते हैं अजातशत्रु, जो कि साम्राज्य विस्तार करते हैं और काफ़ी महत्वाकांक्षी राजा थे। और ऐसे ही कई शासक, जिसमें शिशुनाग, महापद्मनंद, जिन्होंने अपनी कूटनीति का प्रयोग करके मगध साम्राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे ही मगध साम्राज्य के उदय में कुछ धार्मिक कारण भी था, जिसमें प्रमुख कारण था, मगध जो था वो वैदिक संस्कृति से कम प्रभावित था। मगध गंगा के मैदान में होने के बावजूद भी, गंगा के इलाके में होने के बावजूद भी, मगध के जो लोग थे उनका सोच जो था, दृष्टिकोण था, वो काफ़ी खुला हुआ था। और वैदिक संस्कृति से कम प्रभावित होने के कारण यहाँ पे योग्य राजाओं का शासन हो पाया। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि नाग दशक को हटाकर शिशुनाग को शासक बनाना और शिशुनाग वंश को हराकर महापद्मनंद का शासक बनना, इसमें ऐसा क्या था? एक शासक को हटाया, दूसरे शासक, इसका संस्कृति, वैदिक संस्कृति से क्या था? तो वैदिक संस्कृति में क्षत्रिय राजा बनते थे, लेकिन यहां पे जैसे नंद जो थे वो शूद्र हुआ करते थे। नंद जो थे वो शूद्र हुआ करते थे, उनमें योग्यता थी तो उन्होंने राज्य प्रशासन किया और यहाँ की जनता ने उसे खुले मन से स्वीकार भी किया, जो मगध के उत्थान में एक महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हो पाती है। इसी कड़ी में मगध में जो सबसे पहला वंश आता है, उस वंश का नाम था बृहद्रथ वंश। तो मगध का जो सबसे प्रथम उल्लेख मिलता है वो हमें अथर्ववेद से मिलता है, और रामायण में भी, महाभारत में भी हमें मगध के बारे में जानकारियां मिलती हैं। तो इन ग्रंथों के अनुसार अगर देखें तो मगध सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक जो था वो बृहद्रथ था, यानी बृहद्रथ को इस वंश का संस्थापक माना गया। वह जरासंध का पिता था। जरासंध वही जरासंध जिसको भीम ने मारा था श्री कृष्ण के निर्देश पे।
यही बृहद्रथ वंश था, वही बृहद्रथ के पुत्र थे, जो कि इस साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, जिन्होंने कृष्ण को भी एक बार हरा दिया था, भागने पे मजबूर कर दिया था। वो यही मगध वंश हुआ करता था, मगध साम्राज्य का बृहद्रथ वंश हुआ करता था। और इनकी जो मगध की जो आरंभिक राजधानियां थी वो गिरिवज्र थी। गिरिवज्र या राजगृह बोल सकते हैं, वैशाली में पड़ता है। ये प्राथमिक राजधानी हुआ करती थी मगध साम्राज्य का, यानी बृहद्रथ वंश का। और बृहद्रथ वंश के बाद जो अगला वंश आया वो था हर्यक वंश। यह हर्यक वंश जो था, इसके संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे। हर्यक वंश यानी यहां से एक पुख्ता प्रमाण मिलना आरंभ हो जाता है मगध साम्राज्य के बारे में। यानी बृहद्रथ वंश के बाद यहां पे जो शासन होता है वो बिंबिसार का होता है, हर्यक वंश का होता है, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। ये 544 ईसा पूर्व से 499 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य में शासन किया। इनकी जानकारी हमें जैन साहित्य से मिलती है। जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा गया। बिंबिसार जो था मगध के पहले वंश यानी हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। यानी प्रामाणिक रूप से जो मिलता है, हर्यक वंश प्रथम मिलता है, और इसके सबसे शक्तिशाली शासक थे बिंबिसार, जो अपनी राजधानी वही गिरिवज्र राजगृह थी। बिंबिसार का क्या योगदान था मगध के उत्थान में? बिंबिसार ने कई सारे वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जो इनके राज्य विस्तार में काफी सहायक सिद्ध होता। उन्होंने प्रमुख 3 राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जो कि उस समय के काफी शक्तिशाली साम्राज्य, जिसने मगध को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान किया। जिसमें प्रथम थी लिच्छवी, जो कि वैशाली मैंने बोला उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा था। मगध का नेतृत्व देखिए, उनकी दूरदृष्टि देखिए कि उन्होंने प्रथम विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना या छलना के साथ विवाह किया। फिर कौन था सबसे ज्यादा शक्तिशाली? कौशल से देखिए, द्वितीय विवाह उन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से किया, और दहेज में पूरा काशी प्रांत प्राप्त हो गया। अब देखिए, पूरा काशी भी मिल गया, मगध भी और लिच्छवी भी, यानी वैशाली वाला एरिया पे भी अब इनका क्षेत्र विस्तार हो गया। और तीसरा जो वंश था, तीसरा विवाह इन्होंने किया, ये मद्र देश, यानी मद्र देश बोल सकते हैं आज के पंजाब वाला क्षेत्र, वहां की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया, जो इनके राजवंश को यानी मगध साम्राज्य को फैलाने में एक काफी सहायक सिद्ध हुआ। अगला जो शक्तिशाली राज्य बचा था उसमें अवंती प्रमुख था, तो इन्होंने अवंती का भी मदद किया था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रगोद की पीलिया नामक बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था। ये पूछा जा सकता है, बिंबिसार ने किसको भेजा था अवंती नरेश चंड प्रगोद की बीमारियों को ठीक करने के लिए, किस वैद्य को? तो उसका नाम था राजवैद्य जीवक। और क्या किया इन्होंने? और इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया, अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर दिया और उसे अपने राज्य में अंग देश को मिला लिया। अंग आज का मुंगेर भागलपुर वाला इलाका को, यानी अंग देश को अपने में मिला लिया। और इनका धार्मिक दृष्टिकोण देखिए, ये बौद्ध एवं जैन दोनों मत का पोषक थे। खुद ये बौद्ध हुआ करते थे, लेकिन ये दोनों की समान आदर करते थे। इन्होंने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना की और इनकी हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। अब अजातशत्रु जो था, जिसका उपनाम कुणिक था, पूछा जा सकता है कुणिक किसका उपनाम था? तो अजातशत्रु। इन्होंने 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। इन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठे थे। तो पिता की हत्या करेंगे तो इनके माता इनका जो ननिहाल था, मामा, इनसे आपको युद्ध करना होगा। इस प्रकार अजातशत्रु कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ। पहले तो प्रसेनजीत की हार हुई, परंतु बाद में दोनों ने समझौता कर लिया, यानी अब इनकी शक्ति बढ़ चुकी थी। इन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजीत को अजातशत्रु ने पराजित कर दिया।
और अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। पहले तो इनको वैसे ही मिला था, लेकिन बाद में इन्होंने इसको जीत लिया। इस प्रकार काशी और वैशाली को मिलाने लेने के बाद मगध साम्राज्य का विस्तार हो गया, यानी लगभग गंगा के मैदानों में इनका शासन स्थापित हो गया। अजातशत्रु जो थे प्रारंभ में जैन मतानुयायी थे, लेकिन यह दोनों का समान आदर करते थे। यह बौद्ध एवं जैन दोनों मतों का पोषक थे। इन्हीं के शासन काल में 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण को प्राप्ति हुई, यानी भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति अजातशत्रु के समय में हुआ था। और इन्हीं के समय में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इन्हीं के समय में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया और फिर इनकी हत्या इनके पुत्र उदयीन ने कर दी। इस पिता का पुत्र के द्वारा हत्या करने के कारण बार बार इस वंश का नाम पितृहंता वंश पड़ गया। तो उदयीन भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पे बैठे, जिसके कारण इस वंश का नाम क्या पड़ा? पितृहंता वंश। इनका उपनाम जो था वो उदयभद्र था। इनका शासनकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक का था। इन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया वो अपनी राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र, यानी जिसका पहले नाम कुसुमपुर हुआ करता था, वहां पे अपनी राजधानी शिफ्ट की, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पे स्थित था। यानी उस समय उसको पाटलीग्राम या कुसुमपुर कहा जाता था। यहां पे बाद में इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा। वहां पे अपनी राजधानी इन्होंने स्थानांतरित की और इनकी हत्या एक व्यक्ति ने छुरा मारकर कर दी। तो उदयीन के बाद इनके 3 पुत्र हुए और ये इतने योग्य साबित नहीं हुए। बाद में जनता ने इनको गद्दी से हटाकर, इस पितृहंता वंश को गद्दियों से हटाकर, और उसके एक योग्य आमात्य उस समय प्रधानमंत्री को कहा जाता था, यानी मंत्री बोल सकते हैं, शिशुनाग को गद्दी पे बैठा दिया। और यहीं से शिशुनाग वंश का आरंभ होता है। यहीं से शिशुनाग वंश का आरंभ होता है। तो शिशुनाग वंश जो था, इसकी स्थापना 412 ईसा पूर्व में हुई, जो 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक चली। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, इन्होंने अवंती राज्य को जीतकर इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। पहले से काशी, अंग, मिथिला, मगध और वैशाली वाला क्षेत्र इनके अधीन था ही। अब इन्होंने अवंती को भी जीत करके मगध साम्राज्य में मिला। अब मगध साम्राज्य का काफी विस्तार हो चुका था, और इन्होंने पुनः अपनी राजधानी को वैशाली स्थानांतरित कर दिया, यानी पाटलिपुत्र जो बनाया था उदयीन ने, और इन्होंने फिर से राजधानी को यहां पे स्थानांतरित कर लिया वैशाली पाटलीग्राम से। तो इनके बाद, शिशुनाग के बाद, इनके पुत्र कालाशोक, जिनका नाम वेदों में, पुराणों में काकवर्ण कहा गया है, जो कि 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक शासन किया। इन्होंने फिर से राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र ले गए और इसके बाद पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी बनी रही। और इन्हीं के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। यह प्रश्न आ सकता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में और कहां हुआ? तो कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ और इनकी हत्या राजधानी के समीप घूमते हुए एक व्यक्ति ने छुरा भोंककर कर दी। और इस प्रकार महानंदनी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। तो हमने देखा किस तरह से उन्होंने राजधानियों को स्थानांतरित करने का, जैसे उदयीन ने पाटलिपुत्र बनाया था, फिर शिशुनाग आए तो शिशुनाग ने फिर वैशाली बना दिया, और फिर उनके पुत्र कालाशोक जो आए, जो पुनः पाटलिपुत्र मगध की राजधानी को स्थानांतरित किया। और अब
मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही रहने वाली है। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक के शासनकाल में। इसके बाद जो अगला वंश आता है वो है नंद वंश। शिशुनाग के बाद जो था मगध राज्य का नंद वंश के हाथों में चला गया। यह महानंदिनी का वध कर दिया। यह एक शूद्र दासी का पुत्र था जिनका नाम था महापद्म नंद, जिन्होंने नंद वंश की नींव रखी। यह एक शूद्र थे और हमने आपको बताया कि इनको भी मगध के लोगों ने स्वीकार किया, जो वैदिक संस्कृति से उतना प्रभावित नहीं होने के कारण ऐसा हुआ। और महापद्म नंद जिन्होंने एक बार कलिंग पर भी विजय प्राप्त की और वहां पर एक नहर भी खुदवाया, जिसका उल्लेख कलिंग शासक खारवेल ने अपनी हाथी गुंफा अभिलेख में किया था, जिससे पता चलता है महापद्मनंद कलिंग से जैन प्रतिमा उठा लाया था। यानी इन्होंने, ये जैन धर्म के अनुयायी थे, इन्होंने जैन की प्रतिमा वहां से ले आए थे खारवेल के पास, यानी कलिंग से। वो भी जैन अनुयायी थे, खारवेल भी। पुराणों में इनको, नंद को, महापद्मनंद को एक छत्र या एक राट शासक कहा, क्योंकि यह बहुत बड़े क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया। अधिकतर उत्तर भारत पे इनका शासन अब स्थापित हो चुका था। इनके बाद इस वंश का शासक जो बनता है वो है घनानंद। महापद्मनंद के बाद जो महत्वपूर्ण शासक बनता है वो है घनानंद, जो कि इस वंश का अंतिम सम्राट भी शासक हुआ, जिसका महत्वपूर्ण कारण था जनता का इनके प्रति आक्रोश। इन्होंने जनता पर अत्यधिक कर लगाए, जिसके कारण जनता इससे असंतुष्ट हुई और इसका लाभ प्राप्त हुआ चंद्रगुप्त और चाणक्य को। चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य की सहायता से महापद्मनंद को अपदस्थ करके मगध की गद्दी हासिल की और यहीं मौर्य वंश की स्थापना हुई। यही थे घनानंद के समय ही विदेशी आक्रमणकारी यानी यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर, जो कि मैसेडोनिया से आया हुआ था, इन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। हालांकि ये ब्यास नदी को पार नहीं कर पाए, भारत में प्रवेश नहीं कर पाए, परंतु इन्होंने पंजाब वाले क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लिया था। नंद जो थे वो जैन मत के पोषक थे और इनके काल में जो महत्वपूर्ण विद्वान हुए उनमें उपवर्ष, वररुचि और कात्यायन जैसे विद्वान जो कि नंद काल में उत्पन्न हुए। तो अगले कड़ी में हम ये जानेंगे कि इसके बाद जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए, यानी नंदों के बाद उनका क्या क्रम रहा, कौन कौन थे, किन्होंने सबसे पहले भारत पे, विदेशी में किसने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया। वैसे जनरली हम लोग जानते हैं सबसे पहले सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया, लेकिन ऐसा नहीं था। इससे पहले ईरानी शासकों ने भारत पे, पारसियों ने भारत पे आक्रमण किया था। तो आज हमने देखा कि मगध ने किस तरह से, नेतृत्व की शक्ति ने, मगध की परिस्थितियों ने इसे संपूर्ण उत्तर भारत का एक नेतृत्व करने वाला राज्य बनाया, साम्राज्य बनाया। और मगध ने संपूर्ण भारत का, अब ये अखंड भारत का निर्माण मौर्य साम्राज्य में जो होता है यहीं से होता है। अब मौर्य वंश की नींव पड़ चुकी है। इससे पहले हम मौर्य वंश पढ़ने से पहले हम विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस किस ने भारत पर उस समय आक्रमण किए और उसका क्या प्रभाव रहा जनसामान्य पर, भारत की संस्कृति पर क्या उसका प्रभाव हुआ। तो आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।